हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी हैं उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाता है आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे, बिल्कुल मुफ्त में। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पे। और क्लास 12th केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का फाइनली इस वीडियो के साथ हम सेकेंड चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आपका थर्ड चैप्टर है, क्योंकि एक चैप्टर मैंने बेसिक कंसेप्ट का बताया, लेकिन 12th क्लास के केमिस्ट्री कंटेंट के हिसाब से आपके सेकेंड चैप्टर का आगाज होने जा रहा है, जिस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर सॉल्यूशंस है, क्योंकि बोर्ड लेवल पर अगर हम बात करें इस चैप्टर की बच्चों, तो 5 मार्क का क्वेश्चन इस पे बोर्ड लेवल पर आता है। हालांकि अभी जो ब्लूप्रिंट होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन आप मानकर चलिए कि 4-5 मार्क्स का इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और वो क्वेश्चन भी फिक्स है कि ज्यादातर वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, क्योंकि देखो जहां बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री की बात आती है वहां पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के ही आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि अगर उन्हें थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन देना है तो उसके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भंडार है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भंडार है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर उनको क्वेश्चन देना है तो वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही वो देंगे, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से भी बिल्कुल आता रहा है और आगे भी आता रहेगा। चांसेस ये भी होते कि कभी कभी वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें से दे देते, तो वो टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक में से, इस चैप्टर के किस टॉपिक में से थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। वो सारी बातें करेंगे इस चैप्टर की, लेकिन सबसे पहले जान तो ले सॉल्यूशंस के बारे में कि क्या है। अब आपको सामने एक इमेज दिख रही होगी, तुमको दिख रहा होगा पता नहीं कौन कौन से जूस हैं, तुमको तो जूस ही लगते होंगे, पता नहीं कौन कौन से, ये ऑरेंज जूस, ये ब्लैक करेंट, कुछ भी मान लो, है ना। लेकिन फिर ख्याल आता है कि नहीं यार, ये तो कुछ, ये किसी फ्लास्क में, किसी जार में, बीकर में इस तरीके से रखे हुए, बीकर में रखे, फ्लास्क में, मतलब ये तुम देख रहे हो कि अलग अलग कुछ केमिकल कंटेनर्स में रखे हुए, तो तुम समझ गए भैया ये कोई केमिकल्स हैं। और ये केमिकल्स हैं तो कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशंस होंगे डिफरेंट टाइप के। बिल्कुल सही है, सॉल्यूशंस हैं, इन्हीं को आप सॉल्यूशन बोलते हो। लेकिन होता क्या है बच्चों, जब कोई भी बोलता है आपके सामने कि सॉल्यूशन क्या है, तो आपके मन में सबसे पहले ना ये लिक्विड वाली चीजें ही ध्यान में आती है। सबसे पहले आपको ये जो ध्यान में आता है, ये लिक्विड वाली चीजें ही आपके मन में आती है, और आप सोचते हो कि लिक्विड वाली चीजें ही सॉल्यूशंस होंगी। तो बच्चों ये सरासर गलत है। सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड में होंगे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बल्कि सॉलिड में भी होते हैं और गैस में भी होते हैं। सॉलिड में भी आपके सॉल्यूशंस होते हैं और गैशियस उसमें भी आपके सॉल्यूशंस होते हैं, दोनों उसमें आपके सॉल्यूशंस होते हैं। अब आप पूछो कि क्या है एग्जांपल इसका, तो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि सॉल्यूशन को अभी हम बेसिकली पहले समझेंगे, उनकी डेफिनेशन समझेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कि सर सॉलिड सॉल्यूशन का कौन सा एग्जांपल होता है, तो वो मैं आपको बताता हूं। आपके घर में स्टील के बर्तन यूज होते होंगे, होते घर में स्टील के बर्तन, मतलब स्टील के जिसमें आप खाना खाते हो, स्टील की थाली हो, पानी पीते हो, स्टील का ग्लास हो, बाउल्स हो, बहुत सारी चीजें होती है। वो स्टील जो है वो एक सॉल्यूशन ही है, जो सॉलिड सॉल्यूशन है, क्योंकि उसके अंदर जो दो चीजें मिली हैं, आयरन और कार्बन, स्टील जिससे बनता है आयरन और कार्बन मेनली, वो दोनों उसके अंदर सॉलिड फॉर्म में गए, इसलिए वो क्या है, सॉल्यूशन ही है। तो वो भैया क्या है, सबसे पहली चीज सॉल्यूशन के मन में, अब सॉल्यूशन को आप अपने मन से इस तरीके से पढ़ना कि वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। हालांकि इस चैप्टर में हम ज्यादातर बात लिक्विड सॉल्यूशंस की करने वाले हैं, मतलब जो आप सोचते हो हम उसी की बात करने वाले हैं। लेकिन यह मानना कि सिर्फ सॉल्यूशन लिक्विड होगा यह गलत है, क्योंकि सॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज में हो सकता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बता चुका हूं यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस देख सकते हैं, और अगर 1-2% जो चांसेस है कि इसमें से थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, वो किस टॉपिक में से आ सकता है वो देखते हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले इसका कोर्स कंटेंट। क्या देखते हैं, इसका कोर्स कंटेंट, मतलब इसका सिलेबस क्या क्या है और इसके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, हम लोग पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन यानी कि इसका इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले बच्चों जो चीज मैं बताऊंगा वो बताऊंगा सॉल्यूशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, डिफरेंट टाइप के क्या सॉल्यूशंस होते हैं। याद रखना ये जो टाइप है ये कोई
ऐसे वैसे टाइप नहीं है कि मतलब कोई पर्टिकुलर कोई वर्ड बोलते होंगे या कोई टर्मिनोलॉजी होगी या कोई कैटेगरी होगी जिसमें बट्टा होगा। ये सिंपल सॉल्यूशन उनको बनाने वाले जो कंपाउंड होंगे सॉल्यूशन, जैसे कि आपको अभी फिलहाल तो पता है बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से कि वो दो या दो से ज्यादा अधिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है, एक तरीके से वो मिक्सचर होता है। तो वो कंपाउंड की क्या फिजिकल स्टेट होगी, सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे कि गैस होंगे, वो फिजिकल स्टेट के आधार पर आप उनके टाइप्स बता सकते हो कि डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस वहां बनते। देन बहुत इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन टर्म, हालांकि ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th क्लास के बेसिक कंसेप्ट चैप्टर में, जिसमें हमने मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी वो सारी चीजें डिस्कस की थी। हालांकि उसका एक ब्रीफ मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा, तो वो कंसंट्रेशन टर्म्स होगी। उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड राउट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहां से कहते हैं मेनली सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट होता है, मतलब 12वीं क्लास का मेन जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो इस टॉपिक से स्टार्ट होता है, दैट इज राउट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं जो राउट्स लॉ के आधार पर क्लासिफाई किए जाते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। क्या होता है आइडियल बताऊंगा मैं आपको, क्या होता है नॉन आइडियल सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। फिर आता है एजियोट्रोप्स एंड और एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, एजियोट्रोप्स और एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, ये एक अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं जो बॉईल कर जाते हैं विदाउट गेटिंग देयर कंपोजिशन चेंज्ड। तो वो कंपोजिशन चेंज करे बिना अपने एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे लगातार बॉईल होते रहते हैं, वो एजियोट्रोप्स होते हैं। कैसे बनते हैं, क्या है उनकी खास बात, सारी बातें हम लोग करेंगे। फिर आता है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड वाली चीजें जो आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस पर पूरे चांसेस है कि आपको इस पर न्यूमेरिकल आएगा। थ्योरेटिकल की बात करूं तो आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूं तो 100% कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल मिलना चाहिए। 4 प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की, और ये सिर्फ सॉल्यूशन को के द्वारा ही एग्जिबिट होती है, सॉल्यूशन ही इनको दिखा सकते हैं। तो सॉल्यूशन के द्वारा दिखाने वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, और इस पर न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करेंगे। देन कम्स द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब आप बोलोगे सर मॉलिक्यूलर मास भी एबनॉर्मल होता है? हाँ भैया, इंसान एबनॉर्मल है तो मॉलिक्यूलर मास क्या चीज है? पागलपंती का मॉलिक्यूलर मास क्या है? पागल मॉलिक्यूलर मास, वो अपन देखेंगे पागल मॉलिक्यूलर मास क्यों होता है, क्यों हम उसको मॉलिक्यूलर मास को पागल कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर उससे जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट होगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से, वेंट हॉफ फैक्टर। ये वेंट हॉफ फैक्टर भी हम देखेंगे, और वेंट हॉफ फैक्टर पर भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसमें अगर मेरे को कोई पूछे कि टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक हो गया वेंट ऑफ फैक्टर जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक हो गई आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला टॉपिक जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर देना है तो आइडियल एंड नॉन आइडियल से मिलेगा, और अगर न्यूमेरिकल देना है तो कॉलिगेटिव और वेंट ऑफ फैक्टर से मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा कोर्स कंटेंट जो हमें पढ़ना है। और जब मैं कोर्स कंटेंट बोलता हूं बच्चों, तो मेरा टारगेट सिर्फ आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है, मेरा टारगेट वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो आपने टारगेट कर रखे हैं, चाहे वो आईआईटी जेईई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो। अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम थ्योरी उसी लेवल तक की पढ़ेंगे, बशर्ते बिल्कुल कि जो क्वेश्चंस हैं उनके भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस के लिए हम अप्रोच अलग अलग करेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड लेवल पर, फिर अलग से हम वीडियोस एक्सक्लूसिव देखेंगे जिसमें हम लोग आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस और नीट लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन थ्योरी दोनों लेवल पर एक ही रहेगी, और इसलिए हम थ्योरी एक ही पढ़कर चलेंगे। क्लियर हो गया? तो ये पहला कोर्स कंटेंट है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट कि आपको भी एक कोर्स कंटेंट का आइडिया हो कि हाँ ये टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में मुझे पढ़ने हैं। आप स्क्रीनशॉट लो पहले। तो अब बच्चों अपन ने देख लिया कि क्या कोर्स कंटेंट है सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन नाम का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन क्या होता है ये बताऊंगा। मतलब अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको बहुत डिटेल में लेकर जाने वाला हूं। मतलब थोड़ा सा, बहुत डिटेल नहीं है, मतलब मैं बहुत डिटेल में उसको इवेंचुअली लेकर जाने वाला हूं, और हम समझने वाले हैं कि भैया सॉल्यूशन का क्या बेसिक परिभाषा हो सकती है, क्या मतलब उसका मतलब है सॉल्यूशन का। तो मैं आपको वो समझाता हूं। सबसे पहले तो आप रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ लो।
It is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting species whose composition can vary. ये बस डेफिनेशन है, और इससे बेसिक डेफिनेशन अंग्रेजी वाली देनी है तो अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड। देखो नॉन रिएक्टिंग वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड लिखा है ना नॉन रिएक्टिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो कंपाउंड जिनको आप मिला रहे हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन अभी बात अपन दो कंपाउंड की करते हैं, तो दो कंपाउंड जिनको आप मिला रहे हो उनको आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करना है, यह बात याद रखना। दे शुड नॉट रिएक्ट केमिकली, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग देम एज नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज और नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स। सो बेसिक डेफिनेशन क्या है? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। सिंपल। Whose composition can vary, ठीक है, उनके आपस में कंपोजिशन बदल सकती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर सिंपल डेफिनेशन रखे तो a homogeneous mixture of two or more compounds is called, of two or more non-reacting compound is called a solution। ठीक है। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब होता है। मतलब अगर हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो उसमें यह क्या है, होमोजीनियस का मतलब क्या है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। होमोजीनियस का मतलब अगर तुम समझ गए तो तुम्हें सॉल्यूशन जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तुमको कभी फिर भूलोगे ही नहीं तुम सॉल्यूशन क्या है। होमोजीनियस का मतलब क्या है मैं बताता हूं। सपोज करो मेरे पास यहां पर एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये मैंने पानी भरा हुआ है। कोई पूछे कितना पानी भरा हुआ है, तो भैया अपन ने भरा है 1000 ml ऑफ वाटर। कितना वाटर? 1000, मतलब 1 लीटर। 1 लीटर पानी मतलब 1 लीटर जो बिस्लेरी की बोतल आती है 20 रुपए की, वो अपन ने लाई और इस जार में अपन ने पलटा दी, तो पूरा पानी बिस्लेरी बोतल का इस जार में आ गया है। ये 1000 ml ऑफ वाटर है। अब इसके अंदर अपन ने क्या करा, इसके अंदर किसी चीज की मिलावट की। पहले तो पानी अकेला था, प्योर था, अब इसके अंदर किसी चीज की मिलावट की। किसकी की? 1 चुटकी नमक, सिंदूर नहीं यार, तुम लोग पता नहीं कहां पहुंच जाते हो। 1 चुटकी नमक मिला दिया, और 1 चुटकी, भाई अपनी चुटकी कुछ ज्यादा ही बड़ी है तो उसमें नमक आ गया मान लो 500 ग्राम, आधा किलो नमक आ गया, और अच्छे से चम्मच से हिला दिया इस उम्मीद में कि पूरा नमक पानी के अंदर घुल जाए, और अज्यूम कर लो कि ये 500 ग्राम नमक 1 लीटर पानी में घुल गया। अब तुम सोचो 1 चुटकी में 500 ग्राम कैसा है, ये सब तुम सोचते रहो, लेकिन मैं तुमको क्या बता रहा हूं अभी कि आधा किलो नमक 1 लीटर पानी में आ गया है और घुल भी गया। मैं तो मान लेता हूं घुल गया है, नहीं घुले एक अलग बात है, लेकिन मैं तो मान लेता हूं वो डिसॉल्व हो चुका है। अब 500 ग्राम सॉल्ट 1000 ml ऑफ पानी में घुला हुआ है, आधा किलो नमक 1 लीटर पानी में घुला हुआ है। मैथ्स क्या बोलती है इसमें? ये तो साइंस हो गई घुलने वाली बात। मैथ्स इसमें क्या बोलती है? मैथ्स बोलती है भैया एवरी 1000 ml ऑफ वाटर contains 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट। 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट। तो 1 ml ऑफ वाटर कितना कंटेन करेगा? हमने कहा हम 1 ml के लिए निकाल लेते हैं, तो उनने बोला सर 1 ml के अंदर 500 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट होगा। मतलब ईच ml ऑफ वाटर विल कंटेन 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट। ऐसा मैथ्स कहता है कि अगर सर 1 लीटर पानी में यानी कि 1000 मिलीलीटर पानी में 500 ग्राम नमक था, तो 1 ml पानी में कितना नमक होगा? 0.5 ग्राम। और ये हर एक ml के लिए बात कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है भैया, हमने कहा हम यहां पर एक छोटा सा ओरिफिस करते हैं। ये कंटेनर है जिसमें नमक घुला हुआ है, हम इसमें एक छोटा सा ओरिफिस करते हैं। ओरिफिस समझते हो? एक छोटा सा होल करते हैं, ऐसा पिन साइज का एक होल करते हैं, और उसमें से हम लगभग इतना वॉल्यूम निकाल लेते हैं जिसमें 1 ml पानी आए, 1 ml वाटर आए, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब मुझे मालूम है यहां से मुझे पानी अकेला नहीं मिलेगा, मुझे पानी के साथ नमक भी डूबा हुआ मिलेगा, लेकिन मैं उतना वॉल्यूम निकाल लूं जितने में मेरा 1 ml वाटर आ जाएगा। तो मतलब मान लो मैंने यहां से 1 ml वाटर का सैंपल निकाल लिया, यहां से निकाल लिया 1 ml वाटर का मैंने सैंपल निकाल लिया यहां से। अब उस 1 ml वाटर के अंदर नमक भी है, मुझे यह बात पता है, और मैथ्स कहती है कि 0.5 ग्राम नमक है। मैं इस मैथ्स को
वेरीफाई करने के लिए प्रैक्टिकल लैब लेकर गया, साइंस लैब लेकर गया। प्रैक्टिकल लैब मतलब आप समझ जाओ, कोई सी भी लैब चले जाओ यार, पैथोलॉजी लैब चले जाओ, तुम्हारे घर के आसपास कोई पैथोलॉजी लैब हो जहां ब्लड टेस्ट होते हैं ना, वहां पर चले जाओ तुम, और उनसे बोलना सर ये 1 ml पानी का हम सैंपल लाएं, इस 1 ml पानी में कुछ नमक डूबा पड़ा है, आप हमें उस नमक की वैल्यू बता दो कितने ग्राम नमक है। वो बोलेंगे 10 मिनट बैठो, 10 मिनट पे रिपोर्ट दे देंगे, 10 मिनट बाद तुम्हारे पास सामने रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट तुम पढ़ लेना, क्योंकि ये जो 1 ml वाटर है 100% इसके अंदर भी 0.5 ग्राम सॉल्ट होगा, मतलब इसके अंदर जो नमक की मात्रा है दैट विल बी 100% 0.5 ग्राम। सो मैथ सही साबित हो गया। अच्छा, यहां मुद्दा यह नहीं था कि मैथ्स को सही साबित करना था, मैथ्स और विज्ञान की कोई लड़ाई थोड़ी ना कि हम बोल रहे हैं विज्ञान से कि मैथ्स पता करेंगे सही है कि नहीं है। हमने कहा अच्छी बात है, मतलब मैथ्स जो सोच रहा था विज्ञान ने भी वही सोचा, साइंस ने भी वही सोचा, और 1 ml वाटर के अंदर 0.5 ग्राम सॉल्ट निकाल दिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो 1 ml पानी के अंदर 0.5 ग्राम नमक था, क्या ये हर जगह मौजूद था? मतलब हर 1 ml में क्या यह बात मौजूद थी कि 0.5 ग्राम नमक होगा? उसके लिए अपन ने क्या करा, एक ओरिफिस यहां पर किया और यहां से 0.5 ग्राम यहां से 1 ml निकाला वाटर और लेकर फिर लैब भगे, आंसर फिर उनने 0.5 दे दिया। हमने यहां से 1 ml निकाला, यहां से भी आंसर उनने 0.5 ग्राम नमक का दे दिया। हमने यहां से 1 ml निकाला, यहां से भी आंसर 0.5 ग्राम नमक का दे दिया। हमने यहां से निकाला, यहां से हम कहीं से भी 1 ml निकाल ले भैया, पूरे डब्बे में, क्योंकि है तो 1000 ml, तो 1000 जगह से 1 ml निकल सकता है। तो मैं उस पूरे डब्बे में से कहीं से भी 1 ml निकाल लूं और अगर प्रैक्टिकली उसको देखूं तो आंसर 0.5 ग्राम ही आएगा। मतलब हर 1 ml में 0.5 ग्राम सॉल्ट मौजूद है, हर 1 ml में, इस सॉल्यूशन के अंदर, इस पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर। अभी सॉल्यूशन नहीं बोल रहा, अभी मिक्सचर बोल रहा हूं। मिक्सचर क्यों बोल रहा हूं? मिक्सचर क्योंकि मिलावट होती है, सिंपल शुद्ध हिंदी में मिलावट, और मैंने मिलावट की है। नमक में पानी में नमक मिला दिया है, तो पानी था, पानी में नमक मिला दिया है, तो यह मिलावट कर दी है मैंने। संपट पड़ी मेरी बात? तो यह मिक्सचर है, और इस ऐसा मिक्सचर है जहां पर हर 1 ml पानी के अंदर 0.5 ग्राम नमक है। मतलब ऐसा मिक्सचर है ये जिसके अंदर बनाने वाले जो इसको कंपाउंड है उनकी मात्रा हर जगह सेम है, हर जगह सेम है। यहां पर भी 0.5 ग्राम नमक है, यहां पर भी 0.5, यहां पर भी 0.5, यहां पर भी 0.5, हर जगह इसकी कंपोजिशन अभी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ऐसे मिक्सचर जो होते हैं, ऐसे मिक्सचर को नाम दे दिया जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब विच हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन सेम हो थ्रू आउट मतलब पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो कंपाउंड को आप देख रहे हो वो बराबर मात्रा में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पर वो ज्यादा इकट्ठा हो गया और दूसरी जगह पर वो कम मात्रा में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। वो मिक्सचर हो सकता है बट होमोजीनियस नहीं हो सकता। होमोजीनियस मिक्सचर के लिए आपने जिन कंपाउंड से उस मिक्सचर को बनाया है उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होनी चाहिए, सेम कंपोजिशन होनी चाहिए, बराबर मात्रा में हर जगह प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम उनको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर को बोला जाता है सॉल्यूशंस। होमोजीनियस मिक्सचर को इसलिए बोला जाता है सॉल्यूशंस। सो होमोजीनियस मिक्सचर के लिए एक वर्ड बना दिया, सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो इसीलिए लिखा है होमोजीनियस मिक्सचर होता है क्या, सॉल्यूशन हमेशा, और होमोजीनियस मतलब सेम कंपोजिशन होती है। अब डिफरेंट कंपोजिशन क्या हो सकती थी, मतलब इसके अपोजिट क्या बात हो सकती थी? भैया आप मान लो एग्जांपल ले लो नमक, आप एग्जांपल ले लो पानी का और रेत का, सैंड का। तो भैया वाटर और सैंड को अगर आप मिलाओगे, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल यहां पर बता देता हूं। तो एक एग्जांपल अपन और देखते हैं छोटा सा, जिसमें वापस से वही बकेट लिया और उसमें पानी भर दिया। कितना भरा? पहले कितना भरा था? 1000, तो इस बार भी भर दिया 1000 ml ऑफ वाटर, मतलब 1 लीटर पानी भर दिया। और इस बार इसमें भी कुछ मिलावट करी। इस बार क्या मिलावट करी भैया? पिछली बार क्या मिलावट की थी? सॉल्ट की। इस बार जो मैं मिलावट करने वाला हूं वो करने वाला हूं किसकी? सैंड की। और कितने? उतने ही ग्राम जितना नमक मिलाया था, यानी कि 500 ग्राम। तो इस बार भाई साहब 500 ग्राम रेत पानी के अंदर डूबी पड़ी है, और अच्छे से चम्मच से हिला दिया इस उम्मीद में कि पूरी की पूरी रेत
इस 1 लीटर पानी में घुल जाए, मुझे पता है नहीं घुलेगी। मुझे पता है कि साइंस ये कहता है कि रेत कभी भी पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। नमक पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, बट रेत पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन गणित को यह बात कहां पता? यह बात तो विज्ञान को पता है, यह बात साइंस को पता है, मैथ्स को पता नहीं है। तो मैथ्स तो वही कैलकुलेशन करके देगा जो कैलकुलेशन उसने नमक और पानी के लिए करके दिया था। क्या कैलकुलेशन करके देगा? कैलकुलेशन वो अभी भी यही देगा कि हर 1 ml वाटर के अंदर, हर 1 ml वाटर के अंदर 0.5 ग्राम सैंड होगा। वो तो अभी भी यही एग्जांपल देगा कि हर 1 ml पानी के अंदर 0.5 ग्राम सैंड होगा। इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम यहां से ओरिफिस करें तो मैथ्स के हिसाब से 0.5 ग्राम आंसर आना चाहिए, लेकिन असल में बात यह है कि यहां 0.5 ग्राम आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो पूरी रेत है बच्चों, वो पूरी रेत नीचे जाकर सेटल्ड हो चुकी है यहां पर। क्योंकि आपको पता है रेत सेडिमेंटेशन प्रोसेस को अपनाती है और रेत पानी के जार में नीचे जाकर बैठ जाएगी। तो अगर आप नीचे से पानी का सैंपल निकालोगे तो 0.5 ग्राम रेत नहीं निकलेगी, बल्कि उससे बहुत ज्यादा रेत निकलेगी, क्योंकि नीचे ही सारी रेत जमी हुई है। और अगर आप ऊपर से निकालने की कोशिश करते, अगर आप यहां ऊपर से निकालने की कोशिश करते तो ऊपर से तो वैल्यू बहुत कम आती, क्योंकि कोई रेत ऊपर है ही नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं 0 आती, क्योंकि रेत ऊपर कुछ है ही नहीं, सारी रेत नीचे जा चुकी है। अब इसी में अगर आप अलग अलग जगह से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, तो हर जगह 1 ml से आप देखोगे कि रेत की मात्रा आपको अलग अलग मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि रेत उस 1 लीटर के पानी के अंदर हर जगह बराबर मात्रा में प्रेजेंट नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बल्कि हर जगह पर वो बराबर मात्रा में प्रेजेंट नहीं है। इसी वजह से ये एक अलग मिक्सचर बनेगा, और इस मिक्सचर का जो नाम होगा उसको बोल देंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो उसको अपन बोल देंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हो गया? तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और ये सॉल्यूशन नहीं होते, ये सिंपल मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसलिए कहा जाता है भैया मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में जिन कंपाउंड से वो मिक्सचर बना है वो बराबर मात्रा में प्रेजेंट नहीं होंगे पूरे मिक्सचर के कंपोजिशन में। होमोजीनियस में जिन कंपाउंड ने वो मिक्सचर बनाया है वो बराबर मात्रा में प्रेजेंट होंगे पूरे मिक्सचर के कंपोजिशन में। यह डिफरेंस होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर का। कंसेप्ट समझ में आ गया? और होमोजीनियस मिक्सचर अभी हमारे सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्लियर हो गया बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर? तो अब ये डेफिनेशन समझना, अ कंपाउंड, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स, बट कंपाउंड को रिएक्ट नहीं होना। जैसे सॉल्ट और पानी रिएक्ट नहीं होते, डिसॉल्व होने इज डिफरेंट थिंग और रिएक्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग। तो यहां पर रिएक्ट नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब स्टूडेंट हम आगे देखते हैं कि सॉल्यूशन में जो 2 कंपाउंड होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं उनको क्या कहते हैं। मतलब उनको भी सॉल्यूशन के हिसाब से कुछ तो बोलते होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि जितने भी कंपाउंड्स हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उनको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी होती है सॉल्यूट की और एक कैटेगरी होती है सॉल्वेंट की। एक कैटेगरी होती है सॉल्यूट की और एक होती है सॉल्वेंट की। अब मैं कई बच्चों से पूछता हूं बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अंतर क्या है, तो ज्यादातर बच्चे मुझे जो आंसर देते हैं मैं वो आंसर बताता हूं। बच्चे बोलते हैं कि सर जिसको मिलाया जा रहा है सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिस कंपाउंड को मिलाया जा रहा है वो सॉल्यूट होता है और जिसमें मिलाया जा रहा है वो सॉल्वेंट होता है। मतलब जो कंपाउंड आप मिला रहे हो वो सॉल्यूट है और जिसमें मिला रहे हो वो सॉल्वेंट है। मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल वाहियात डेफिनेशन है, बिल्कुल घटिया डेफिनेशन है और बिल्कुल गलत डेफिनेशन है, बिल्कुल भी सही नहीं है ये। क्योंकि अगर ऐसा है कि जिसको मिला रहे हो वो सॉल्यूट होता है और जिसमें मिला रहे हो वो सॉल्वेंट होता है, तो एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो नींबू शिकंजी वाले का सबसे अच्छा एग्जांपल है।
गर्मी के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे नींबू शिकंजी के वेंडर्स आपको स्ट्रीट्स पे दिख जाते होंगे, और आप ऐसे किसी वेंडर के पास गए और बिल्कुल गए कि भैया हमको एक नींबू शिकंजी दे दो। नींबू शिकंजी बोल रहा हूं मैं, याद रखना, मतलब उसमें नींबू, नमक, पानी, शक्कर, ये चीजें होंगी। जलजीरा अलग चीज होती हो, तुम पुदीने वाला जलजीरा हो, चटक मसालेदार पीते हो, वो अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, नींबू शिकंजी की बात कर रहा हूं। अब तुमने देखा कि वो जिस वेंडर के पास तुम गए हो उसके पास बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, मतलब उसका ठेला है, उसके ठेले पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। तो तुमने कहा भैया एक गिलास नींबू शिकंजी बनाकर रखना, हम सामने वाली दुकान से जब तक आ रहे हैं। तुम सामने वाली दुकान पे चले गए, नींबू शिकंजी वाले ने आपकी नींबू शिकंजी बनाना शुरू किया। अब नींबू शिकंजी बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तुम देखना, नींबू शिकंजी वाले भाई साहब ने ग्लास लिया, ग्लास में पानी भर दिया, पानी में नमक डाला, शक्कर डाली, नींबू निचोड़ा, एक और ग्लास ऊपर रखा, शेक करा और रख दिया तुम्हारे लिए बना के। ठीक है, पानी लिया था, पानी में नमक डाला, शक्कर डाली, नींबू डाला, ऊपर एक और ग्लास लगाया, फेंटा उसको और रख दिया। दूसरा तरीका, नींबू शिकंजी वाले भाई साहब ने खाली ग्लास लिया, खाली ग्लास में पहले नमक डाला, शक्कर डाली, नींबू निचोड़ा और आखिरी में पानी डाला और शेक करा और रख दिया। तुम आए और तुमने ग्लास उठाओ, गटगट पीने लगे, इतने में अपन आ गए। मैंने कहा रुको एक मिनट, मैंने कहा कि यह सोल्यूशन है, मैंने कहा यह सोल्यूशन है, और जाहिर सी बात है नींबू शिकंजी सोल्यूशन है, 100% सोल्यूशन है। अगर वो प्रॉपर तरीके से डिसोल्यूशन हुआ है उसमें नमक, नींबू, शक्कर का, तो उसके पहले सिप में जो टेस्ट आपको मिलने वाला है आखिरी सिप में भी वही टेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब वो सोल्यूशन है, क्योंकि सब जगह वो उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो मैंने तुमको रोका, मैंने तुमको कहा ये सोल्यूशन है। अब मुझे बताओ इसमें सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? क्या तुम मुझे बता पाओगे अपनी डेफिनेशन से? मतलब अपनी, मतलब जो तुमने मेरे को बताई है, तुमने बताई है जिसको मिलाया जा रहा है वो सोल्यूट है और जिसमें मिलाया जा रहा है वो सॉल्वेंट है। अब मेरे को बताओ, क्या ये मेल मिलाप के वक्त तुम सामने थे? नहीं, तुम तो सामने वाली दुकान पे थे, तुम ठेले पे तो थे नहीं जहां पर नींबू शिकंजी बन रही है। तो तुम्हें क्या पता कि नींबू शिकंजी वाले ने किसको किस में मिलाया है? मतलब उसने पानी में नींबू नमक शक्कर मिलाया है या नींबू नमक शक्कर में पानी मिलाया है? और अगर इस आधार पे जाओगे तो दो अलग अलग सॉल्यूट और दो अलग अलग सॉल्वेंट मिलेंगे, मतलब वो तो केस पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट कभी भी इस आधार पे नहीं बोले जाते कि किसको किस में मिलाया जा रहा है, कभी इस आधार पे नहीं बोले जाते, ये गलत है। सिंपल सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एक ही डेफिनेशन है, वो कंपाउंड जो सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, कोई एक ही कंपाउंड होगा वो जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, वो आपका सॉल्वेंट होगा, दैट विल बी योर सॉल्वेंट। सो द कंपाउंड विच इज प्रेजेंट रिलेटिवली इन मोर क्वांटिटी, which is relatively present in more quantity, it is called solvent. Relatively जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो solvent होगा। And the compounds which are क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपाउंड, सबसे ज्यादा क्वांटिटी का कंपाउंड तो एक ही होगा, कोई एक होना ही चाहिए। आप पता कर लो कौन सा कंपाउंड है जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, वो सॉल्वेंट हो गया। अब जो बच गए वो सारे कंपाउंड कम क्वांटिटी के, किससे कम क्वांटिटी के? इससे कम क्वांटिटी के, तो वो सारे कंपाउंड क्या हो गए? सोल्यूट। सो द कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी आर कॉल्ड सोल्यूट। रिलेटिवली इन लेस क्वांटिटी दोज आर कॉल्ड सोल्यूट। रिलेटिवली इन लेस क्वांटिटी दोज आर कॉल्ड सोल्यूट। अब खुद सोचो, नींबू शिकंजी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होता है? नींबू, नमक, शक्कर की पानी? पानी। तो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। और सबसे कम मात्रा में कौन? पानी से कम कौन कौन होंगे? नींबू होगा, नमक होगा, शक्कर होगी, ये तीनों कौन हो गए? सॉल्यूट। खत्म बात, संपट पड़ी मेरी बात। तो ये जो नींबू शिकंजी का मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, ये हमेशा याद रखना सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अंतर करने के लिए, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा ज्यादा होगी और सॉल्यूट उन सब में सबसे कम होंगे, सबसे कम होंगे। क्लियर हो गया? और मैंने जलजीरे वाला एग्जांपल क्यों मना कर दिया? वो पुदीने जलजीरे वाला एग्जांपल, वो पुदीने वाले जलजीरा एग्जांपल एक्चुअली होमोजीनियस मिक्सचर है ही नहीं, वो सॉल्यूशन है ही नहीं। उसका एग्जांपल मैं ऐसे, उसका मैं वेरिफिकेशन ऐसे दे सकता हूं कि जब आप जलजीरे वाला पुदीना पीते हो, पुदीने का पानी, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सिप में तो बढ़िया लगता है, लेकिन आखिरी सिप कभी पिया है? एकदम झन्ना जाते होगे। क्यों?
क्योंकि पूरा जो जलजीरे का मसाला है और पुदीना है वो नीचे जाकर जम जाता है, और वो आखिरी सिप अगर आप गलती से पी लो ना तो वो पूरा मसाला उसी सिप में आना है। तो भैया तुम्हारा तो पूरा मतलब तुम अच्छे के लिए गए थे, रिफ्रेशिंग के लिए, और पूरे टाइम तुम अब बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो जलजीरे का मसाला या पुदीना था वो पूरे ग्लास में बराबर मात्रा में नहीं बटा था, ऊपर कम था और नीचे ज्यादा था। इसका मतलब वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं हो सकता, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया, नींबू शिकंजी का एग्जांपल दिया। तो जलजीरा पुदीने वाले का एग्जांपल हमको नहीं रखना है, हमें नींबू शिकंजी का एग्जांपल याद रखना है, वो सॉल्यूशन का एग्जांपल है। क्लियर हो गया? सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, मतलब बनने को तो वो दो से अधिक कंपाउंड में बनता है, लेकिन जितने भी कंपाउंड में बने उनकी दो ही कैटेगरी होगी, या तो वो कंपाउंड सॉल्वेंट होगा या वो कंपाउंड सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट सिर्फ कोई एक होगा, याद रखना, जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी वो सिर्फ एक होगा, वो सॉल्वेंट होगा, और बाकी कंपाउंड जिनकी मात्रा कम है वो सब सॉल्यूट होंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी कम होगी। अब हम आगे देखें तो सॉल्वेंट जो होता है बच्चों वो दो प्रकार से बंटता है। कौन कौन से दो प्रकार? एक एक्वस और एक नॉन एक्वस। बहुत सिंपल है, एक एक्वस और एक नॉन एक्वस। अगर सॉल्वेंट पानी रहा, जैसे कि नींबू शिकंजी के एग्जांपल में पानी ही था, तो आप मान लेना कि सॉल्वेंट एक्वस है, तो आप उसको एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हो। दैट इज कॉल्ड एन एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट पानी है। बट जरूरी नहीं है सॉल्वेंट हमेशा पानी हो, कोई और भी हो सकता है, लिक्विड, कोई और चीज भी हो सकती है उसके अंदर ज्यादा मात्रा में। तो अगर पानी से हटके कोई और कंपाउंड ज्यादा मात्रा में है, यानी कि पानी से हटकर कोई और सॉल्वेंट है, तो फिर आपका सॉल्यूशन नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सॉल्वेंट एक्वस है कि नॉन एक्वस है, इसके आधार पर आप सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हो कि सॉल्यूशन एक्वस है कि नॉन एक्वस है। तो अगर पानी सॉल्वेंट है उसमें, तो जो सॉल्यूशन उससे सॉल्वेंट पानी सॉल्वेंट से बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। और अगर पानी के अलावा कोई और कंपाउंड उसमें क्या है, सॉल्वेंट, क्या है, सॉल्वेंट है, तो फिर आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। ये बात याद रखना। कंसेप्ट क्लियर हो गया एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन का? तो नॉन एक्वस और एक्वस में यह अंतर होता है। हालांकि नॉन एक्वस एक्वस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बेसिक डेफिनेशन आप याद रखना, यह बहुत जरूरी होते हैं। तो ये था हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। द कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, रिलेटिवली लेस क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड द कंपाउंड विच इज रिलेटिवली प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जनरल केस में आपको वाटर ही एज अ सॉल्वेंट मिलेगा। क्लियर हो गया? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, और मैंने पिछले एक एग्जाम्पल बताया था। कौन सा एग्जाम्पल बताया था? सॉल्यूशन के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बताया था जिसमें मैंने पानी भरा था। कितना? 1 लीटर। 1 लीटर बोले तो 1000 ml, 1000 ml ऑफ वाटर। और इसके अंदर क्या मिला दिया था? इसके अंदर मैंने मिला दिया था नमक। याद है? कितना? 500 ग्राम। होमोजीनियस बना था? बिल्कुल बना था सर, बढ़िया बात है। मतलब ये सॉल्यूशन है? कहते हैं हां सर सॉल्यूशन है। ठीक है, बढ़िया बात है। कौन सा सॉल्यूशन है? मतलब ये सॉल्यूशन तो है, लेकिन कौन सा है सर? कौन सा है मतलब एक्वस है कि नॉन एक्वस है? सर इसमें वाटर है तो एक्वस होना चाहिए। सुनो, चलो सवाल बदलता हूं। मैं ये पूछता हूं कि ये दो चीजों से बना है, एक वाटर और एक सॉल्ट। इसमें सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा? अरे सर इतना सिंपल सर, जो सॉल्ट है ना वो सॉल्ट सॉल्यूट है, सॉल्ट सॉल्यूट है, और वाटर सॉल्वेंट है। मैं कहा बहुत बढ़िया, बहुत तेज चल रहे हो, सही बात है। सर इसमें क्या है? बहुत सिंपल है, ये 500 है कम मात्रा में, ये 1000 है ज्यादा मात्रा में, तो सॉल्ट सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। मैं कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इतनी बेवकूफी तुम कैसे कर सकते हो? महान, मतलब बहुत महान लोग होते जो ऐसी बेवकूफी करते। कैसे बता दिया कि सॉल्ट सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है? कैसे बता दिया? सर देखो ना आप, सॉल्ट 500 ग्राम है, कम है, और सॉल्यूशन जो वाटर है वो 1000 है, बहुत ज्यादा है, तो सर वाटर सॉल्वेंट होगा। आपने कहा था कि जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। बिल्कुल कहा था, मैं अभी भी उस बात पे हूं। लेकिन आपने यूनिट देखी उसके आगे की? सॉल्ट आपको 500 दिख रहा है, लेकिन उसके आगे की यूनिट देखो क्या लिखा है सर, ग्राम। और पानी देखो, पानी 1000 लिखा है, मानता हूं, उसके आगे क्या लिखा है सर, ml। क्या ग्राम और ml
एक ही चीज होती है? नहीं सर, ग्राम तो मास होता है और ml वॉल्यूम होता है। तो फिर इन दोनों को आप कंपेयर कैसे कर सकते हो और ये कैसे बता सकते हो कि पानी ज्यादा है और सॉल्ट कम है? सिर्फ नंबर को देखकर। वैल्यू जो यूनिट लिखी उसकी कोई वैल्यू नहीं आगे, जो यूनिट आगे लिखी है उसकी कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ नंबर देखा 500 और 1000 और हमने बोल दिया 500 छोटा नंबर है तो वो कम क्वांटिटी का है। भैया 500 के पीछे ग्राम है और 1000 के पीछे ml है। जब यूनिट्स डिफरेंट है तो आप उनको कंपेयर कैसे कर सकते हो? आप नहीं कर सकते उनको कंपेयर। अगर तुम वैल्यू के दम पे चलते हो तो अच्छा मेरे को बताओ 1 kg बड़ा है कि 250 ग्राम? सर 1 kg क्यों? एक तो छोटा नंबर है 250 के सामने, एक कितना छोटा 1 है और 250 कितना बड़ा नंबर है। लेकिन क्या तुमने देखा? एक के आगे केजी देखा और 250 के आगे क्या देखा? ग्राम देखा। उससे डिसाइड किया कि सर 1 kg बड़ी वैल्यू है। मतलब यूनिट का इंपॉर्टेंस है ना। तो फिर यहां पर भी आपको यूनिट का इंपॉर्टेंस ध्यान रखना है। ग्राम और ml, ग्राम और ml आप कंपेयर कर ही नहीं सकते जब तक इनको सेम यूनिट में ना लाओ। तो अब या तो ग्राम को ml में चेंज कर दो या ml को ग्राम में चेंज कर दो। और ग्राम और ml किसके यूनिट है? मास और वॉल्यूम के। तो इसके लिए आपको डेंसिटी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और अब इनमें से किसी की भी डेंसिटी पता हो तो उसका मास वॉल्यूम में या वॉल्यूम मास में आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्या आपको सॉल्ट की डेंसिटी पता है? नहीं सर, सॉल्ट की नहीं पता। क्या वाटर की पता है? भैया पता नहीं है तो पता होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्ट मत करना क्वेश्चन में वाटर की डेंसिटी देंगे। याद रखना 1 ग्राम पर ml इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। 1 ग्राम पर ml। ऊपर सितारा चमका लो। ऊपर मतलब कहां? छत पे मत चले जाना। तुम्हारी जो कॉपी जिसमें तुम मेरे नोट्स लिख रहे हो उस पे ऊपर एक आपको हेडिंग के लिए कॉलम दिया जाता है, वहां पर एक स्टार बनाकर लिख लो एक बात, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी और पर ml। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, जो 1 ml के बराबर होता है। तो ml लिखो या सीसी लिखो, बात एक ही है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, ये याद रखना। और अब मुझे पानी की डेंसिटी पता है और पानी का मुझे वॉल्यूम दिया है, तो मैं पानी के वॉल्यूम को ग्राम में चेंज कर लेता हूं और फिर कंपेयर करूंगा सॉल्ट के ग्राम को और पानी के ग्राम को। देख लेते हैं। तो डेंसिटी कितनी है? 1, विच इज इक्वल टू मास। जो मास मेरे को नहीं दिया तो मैं x मान लेता हूं, एंड वॉल्यूम इज गिवन एज 1000। सो x विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम। क्लियर हो गया? x इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और अब कंपेयर करो, पानी 1000 ग्राम में और नमक 500 ग्राम में। तो अब तुम सही हो, क्योंकि नमक कम है तो वो सॉल्यूट और पानी ज्यादा है तो वो सॉल्वेंट। तो भैया अब तुम सही हो गए। मतलब तुम समझना, तुम गलती से गलत होकर सही हो गए हो। समझ रहे हो? मतलब माइनस माइनस प्लस कर देता है ना, वो हिसाब किताब हो गया। तुमको पानी की डेंसिटी ने बचा लिया। आंसर तुमने सही बोल दिया, लेकिन तुमने ये इतना नहीं सोचा था। तुमने तो वैल्यू देखी थी और तुम किससे बच गए? डेंसिटी से बच गए। अगर मान लो डेंसिटी 0.2 होती पानी की, थोड़ी देर के लिए मान लो 0.2 डेंसिटी होती, तो तुम मर जाते। तो फिर तुम नहीं बचते। क्यों? क्योंकि फिर ये 1000 0.2 से मल्टीप्लाई होता, और 1000 अगर 0.2 से मल्टीप्लाई होता तो 200 बनाता। मतलब पानी का वेट कितना आता? 200 ग्राम आता। तो फिर पानी का वेट 200 ग्राम और नमक का वेट 500 ग्राम। तो फिर नमक आपका सॉल्वेंट होता और पानी आपका सॉल्यूट होता। वैसे ऐसे केस आते नहीं है, लेकिन भैया कोई भरोसा नहीं है। सारे एहतियात हमको बरतने पड़ेंगे। सारी चीजें हमें पहले से देखनी पड़ेंगी, बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। इसलिए मैं तुमको सारी चीजों की प्रैक्टिस, बहुत छोटी चीजें, कई लोग बोल रहे होंगे सर बहुत बेसिक्स भी बता रहे हो आप, लेकिन ये बेसिक पे ही तुम्हारे मार्क्स कटते हैं। ये बेसिक्स ही तुम गलत करके आते हो, क्योंकि सारा ध्यान तो तुम्हारा एडवांस चीजों पर होता है, हाई लेवल की चीजों और डिफिकल्ट लेवल की चीजों पर होता है। आसान चीजों में ही लेकिन गलती हो जाती है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता किसी से गलती हो। तो प्लीज पहले अगर आप देखो कि दोनों यूनिट्स अलग हैं और आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूछ रहे हैं, तो बताओ ही मत, जवाब ही मत दो। उनको पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेम यूनिट में लाने की कोशिश करो। अब इसके लिए किसका फॉर्मूला क्या लगाना है ये तुम्हें उसी कंडीशन पे पता चलेगा। और एक बार फॉर्मूला लग गया, उसके बाद तुम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो और फिर देख सकते हो कि दोनों सेम यूनिट में आ गए तो अब कौन ज्यादा और कौन कम है। जो कम है वो सॉल्यूट होगा, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट होगा। क्लियर हो गया? 100%। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं।
तो स्टूडेंट ये था अब सॉल्यूशन के बारे में, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। यहां पर वही डेफिनेशन दी गई है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट and the component solute present in lesser amount. So larger amount is called your solvent and which is present in lesser amount it is called your solute. तो जो कंपोनेंट लेसर अमाउंट में है वो सॉल्यूट, ये एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो लार्जर अमाउंट में वो कोई एक ही सिलेक्ट करना जो सबसे ज्यादा हो और उसको सॉल्वेंट बोल देना। ये आपके सामने एक सोल्यूशन रखा हुआ है जिसमें ये देखोगे येलो कलर के ड्रॉपलेट जो है बहुत कम है, तो उसको मैंने सोल्यूट मान लिया, दिस इज सोल्यूट। और जो ज्यादा मात्रा में है वो ब्लू कलर का है, जो बेसिकली शायद वाटर होना चाहिए, बट मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि यहां पर कुछ बताया नहीं है, लेकिन ब्लू कलर का जो भी लिक्विड दिया गया है वो ज्यादा मात्रा में, तो इट विल बी अ सॉल्वेंट, इट विल बी अ सॉल्वेंट। एंड रिमेंबर, सॉल्यूशन की फेस सॉल्वेंट से डिसाइड होगी, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं सर सॉल्यूशन किस फेस में होगा, मतलब हमने सॉलिड लिक्विड को मिला दिया, लिक्विड गैस को मिला दिया, सॉलिड गैस को मिला दिया, तो जो सॉल्यूशन बन रहा है फाइनली उसका क्या स्टेट होगी, उसकी कौन सी फिजिकल स्टेट होगी? तो याद रखना सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। So whatever is the physical state, solvent will have the same physical state will be possessed by the solution itself. क्योंकि solvent ज्यादा मात्रा में, और solvent ज्यादा मात्रा में तो भैया वो वाली स्टेट डोमिनेटिंग होगी, तो सॉल्यूशन का भी फाइनली वही स्टेट आएगी जो solvent की स्टेट होगी। तो मैं लिख देता हूं, the solution will have a same phase as that of solvent. सो स्टार वाला पॉइंट है, सॉल्यूशन विल हैव सेम फेस एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट के पास जो भी फेज होगा, फेज मतलब फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, वही फेज आपका सॉल्यूशन के पास भी होगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं। तो ये अपन ने देख लिया स्टूडेंट कि जो सॉल्यूशन का फेज होगा वो सॉल्वेंट के फेज पर निर्भर करेगा, और ये बात अपन ने लिख भी ली है। अब आगे कुछ बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ वन सॉल्वेंट एंड वन और मोर सॉल्यूट। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं कि सॉल्यूशन के अंदर या तो एक से एक सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट जो होंगे वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट होना जरूरी है, लेकिन सॉल्वेंट एक ही होगा, सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपके सामने कुछ एग्जांपल, ये देखो वही मैं बात कर रहा था नींबू शिकंजी का, यहां से उठाकर मत पी लेना, लेकिन ये नींबू शिकंजी का एग्जांपल है। इसमें क्या क्या मिला है? कॉमन सॉल्ट मिला है, सॉल्यूट है, शुगर मिला है, सॉल्यूट है, लेमन जूस मिला है, सॉल्यूट है, वाटर मिला है जो सॉल्वेंट है। वाटर को अलग कलर का इसलिए रखा है क्योंकि वाटर इज अ सॉल्वेंट। फिर यहां पर आपको सिर्फ नमक और पानी मिल रहा है, कॉमन सॉल्ट है और वाटर है, तो यहां पर भी आपके पास कॉमन सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है सॉल्वेंट है। तो आप इसमें देखो सॉल्वेंट दोनों में एक ही है, वाटर है और एक ही है, मतलब सिंगल कंपाउंड है। लेकिन सॉल्यूट देखोगे तो इसमें देखो 3 सॉल्यूट है, कॉमन सॉल्ट, शुगर और लेमन जूस, उसमें एक सॉल्यूट है, कॉमन सॉल्ट सिर्फ, मतलब सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, सॉल्वेंट सिर्फ एक हो सकता है। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो ये है एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं वीडियो को कंक्लूड कर सकूं। तो स्टूडेंट ये था हमारा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के टाइप जो हमने इस वीडियो में देख लिया है, और हमने बेसिक सॉल्यूशन के टाइप अभी नहीं देखे, सॉल्यूशन के टाइप जो होंगे वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, लेकिन ये वीडियो में हमने देखे बेसिक्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होते हैं, कैसे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सॉल्यूशन को होमोजीनियस मिक्सचर क्यों बोला जाता है, ये सारी बातें हमने इस वीडियो में की है। अगले वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देखेंगे और फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर के वीडियोस अवेलेबल है जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर अवेलेबल है, जिन्हें आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।